नमस्कार, मैं अमर खान। आज मैं आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और आपसे इन बातों का जवाब भी चाहता हूं। यदि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुंच गई है और आपने वीडियो देखी है, पूरी देख ली है या आधी देखी है, जो भी आपको समझ आया है, उन बातों का जवाब मैं आपसे चाहता हूं और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के पास परमाणु बम भी है, रफाइल जैसे लड़ाकू विमान हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, एटम बम हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सेना है, फौज है, बीएसएफ के जवान हैं देश की रक्षा करने के लिए। ये देश की रक्षा करते हैं। यदि कोई बाहर का देश हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो उसको सबक सिखाने का काम करते हैं। आज तक पूरी दुनिया में हमारा देश शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। उसकी वजह हमारा देश, हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की प्रगति, हमारे देश की टेक्नोलॉजी। एक सवाल यहां खत्म होता है और दूसरा सवाल जन्म लेता है। जन्म जो लेता है वो सवाल ये है कि ये सब जो असले मैंने आपको गिनाए, जो नाम आपको गिनाए, ये सब देश की रक्षा करते हैं बाहर के देशों से। लेकिन हमारे देश के अंदर आए दिन जो लोग, हमारे देश के लोगों की जो जान ले रहे हैं, क्या वो देश का नुकसान नहीं है? पर्सनल दुश्मनियां निभा रहे हैं, पर्सनल दुश्मनियां निकाल रहे हैं। एक मिनट नहीं लगाते किसी के घर को तबाह करने में, किसी बहन और बेटी को बेवा करने में, विधवा करने में, बच्चों को यतीम करने में एक मिनट नहीं लगा पा रहे हैं। उनकी मानसिकता कहां से कहां पहुंच गई है। क्या हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई नीति नहीं है कि हम अपने देश के लोगों के मानसिक स्तर को सुधार पाएं? इस जो मारकाट समाज के अंदर मचती है, इससे देश कमजोर होता है, देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लोग दुश्मनियां निकालने पर उतारू हो जाते हैं। वो एक दूसरे की जान लेना ही अपनी कामयाबी समझते हैं। बहुत दिनों से, लगातार काफी दिनों से मैं देखता चला आ रहा हूं कि देश के अंदर इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। या तो किसी का एनकाउंटर किया जा रहा है, या किसी के संरक्षण में इतना संरक्षण उसको दिया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे इस दुनिया से उठवा सकता है और उठवा रहा है। ये सारी चीजें क्या आप समाज के लिए, देश के लिए क्या अच्छा मानते हैं? देश की तरक्की में इन चीजों का हाथ होता है क्या? कभी नहीं होता। हमारे देश के अंदर आज मुझे लगता है कि 40-50 साल पुराना एक जो दौर था, गैंगस्टर वाला दौर, वो वापस आ रहा है। वो दौर बड़ा खतरनाक दौर था। उस वक्त इतनी शिक्षा नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, गैंगवार हुआ करते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इतना स्तर नहीं था लोगों का जितना आज है। जितना आज हमारा देश आगे बढ़ चुका है, शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है, लोगों की जो मानसिक जो लेवल है वो पहले के मुकाबले आज ज्यादा है। लेकिन ये चीजें क्यों हो रही हैं? उसके बावजूद क्यों हो रही हैं? हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा है या नहीं है? हमारे स्कूल कॉलेज जो बन रहे हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चे जो पढ़कर निकल रहे हैं, वो उस मेंटलिटी के बन रहे हैं क्या? वहां जाकर वो मानसिकता उनके अंदर भरी जा रही है क्या? यदि ऐसा है तो गलत है, क्योंकि पुराना जो दौर था वो एक अलग दौर था, आज का दौर है अलग दौर है। आज के दौर में इस तरह की बातें होना कि आपने किसी को बोल दिया कि मैंने उसको खत्म करवाना है और कुछ दिनों के बाद उसको खत्म करवा दिया, ये बहुत खतरनाक चलन है। मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई उस दौर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है या इसको मोहरा बनाकर कोई कोशिश करवा रहा है?
इसको मोहरा बनाकर कोई अपनी चाल चल रहा है। कोई भी है, देश का नागरिक है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है कि इस तरह के गैंग को दोबारा से देश के अंदर जिंदा किया जा रहा है। पिछले दिनों, साल डेढ़ साल के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई अभी मुश्किल से 30-31 साल का लड़का है, जेल में है। सबसे बड़ी बात तो यह है, यदि हमारे यहां कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो उसकी सजा क्या है? सजा जेल है। या तो फांसी दे दी जाती है या उसको सजा देकर जेल में डाल दिया जाता है। आज भी हमारे जैसे लोग, गांव के लोग, कॉलोनियों के लोग ये सोचते हैं कि चलो उसे तो जेल हो गई, फंद छुटा ऐसे आदमी से। लेकिन जेल में रहने के बावजूद वो गैंग चला रहा है, जिसे चाहे मरवा रहा है, जिसकी चाहे जान ले रहा है, और बड़े खुले तौर पर। पिछले दिनों 1-1.5 साल के अंतराल की बात कर रहा हूं मैं, पिछले दिनों की कुछ टाइम की बात कर रहा हूं कि सिद्धू मूसेवाला पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर था, देशभक्त आदमी था, कोई ऐसा हमने सुना नहीं उसके बारे में। उसको जब मार दिया गया तो खुले तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह स्वीकार कर लिया कि हां, हमने इसकी जान ली है। करनी सेना का एक पदाधिकारी, उसकी भी जान ले ली गई। वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने स्वीकार कर लिया कि हां, यह काम हमारा है। अब इस तरह के जो काम हैं, और बड़े गर्व के साथ लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमने किया है, हमने उसकी जान ली है। ये पनप रहा है देश के अंदर, और यदि ये पनप रहा है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे लोग कब किसके दुश्मन बन जाएं और कब किसके दोस्त बन जाएं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यदि हम कहें आज कि मेरा दोस्त है लॉरेंस बिश्नोई, तो हम गलतफहमी में हैं। कोई राजनेता ये कहे कि वो मेरा दोस्त है, मेरे कहने से तो ये काम कर रहा है, वो गलतफहमी में है। कल को वो उसका दुश्मन भी बन सकता है और वो उसके निशाने पर भी आ सकता है। ऐसे लोगों का कोई ज़मीर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। इस तरह के सुपारी देकर, इस तरह का प्लान करके लोगों को सरेआम मरवा देना, और वो भी हस्ती, बड़े लोग, आम आदमी नहीं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी पावर उसके साथ है। जेल से इंटरव्यू देता है और सरेआम धमकी देता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को अपना निशाना बनाया हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि राजस्थान की एक शूटिंग के दौरान, राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हिरन को गलती से मार दिया था। उस हिरन का बदला आज तक लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से लेना चाहता है। हजारों लाखों पशु काटे जाते हैं, हर रोज मार दिए जाते हैं, काट कर उनका जो मीट है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। देश के अंदर हजारों लाखों दुकानें हैं मीट की, उन पे पशुओं का तो मीट है, वो पशु ही तो काटे जाते हैं। एक हिरन को मारने की वजह से सलमान खान को टारगेट कर लिया गया। या तो इसलिए किया गया कि सलमान खान को टारगेट करेंगे, सलमान खान बड़ी हस्ती है, बॉलीवुड स्टार है, तो उसके साथ हमारा नाम भी जुड़ता चला जाएगा। ये बात सच है। सलमान खान के साथ यदि लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं जुड़ा होता तो लॉरेंस बिश्नोई को कोई जानता नहीं। ये वही छोटे मोटे गैंग चला रहा होता और छोटे मोटे लोगों को ही मार रहा होता। उसके साथ नाम जुड़ा, जब जुड़ा, लोगों ने, जब इसने सरेआम धमकी देने की कोशिश की और धमकी दी, तो लोगों को लगा कि बंदे में दम है, इसके साथ रिलेशन बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ के लोगों ने रिलेशन भी बढ़ाया उसके साथ। वो रिलेशन की वजह से तो आज जेल के अंदर है और जेल के अंदर से अपना गैंग चला रहा है, जिसको चाहता है मरवा देता है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई है? अभी 2 दिन पहले बाबा सिद्दीकी
बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। वो अपने बेटे के ऑफिस से निकल रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया गया और सीधे सीधे जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। जेल में रहकर अपने ही देश के लोगों को मरवा रहा है। भाई इतनी ताकत है तो पाकिस्तान के लोगों को मरवाओ, बांग्लादेश के लोगों को मरवाओ, अपना जो दुश्मन देश है उनके लोगों को मरवाइए ना, उन पर हमला कीजिए ना। आप अपने देश के लोगों को क्यों मार रहे हैं? आपकी पर्सनल दुश्मनी तो नहीं लगती, पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है आपकी, या तो आपको मोटा पैसा मिलता है, आपके पीछे बैकअप है पूरा का पूरा, और आपके सर पर हाथ है बड़ी शख्सियतों का, बड़ी हस्तियों का, जो आपको ये काम करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। काम आप करते हैं और काम होता उनका है। क्या ऐसा है? क्या देश के अंदर ऐसा चलता रहेगा? देश के अंदर ये सुपारीबाजी, गैंगस्टर गैंगवार चलती रहेंगी? जिसको भी चाहेंगे आप मार देंगे, जिसको भी चाहेंगे आप गोलियों से भून डालेंगे। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा? एक शख्सियत आज निकल कर आई, उसने हिम्मत तो की, उसने हिम्मत तो की कहने की। मैं बताता हूं आपको, वो शख्सियत है पूर्णिया से सांसद, बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। मैं उस आदमी की बहुत इज्जत करता हूं। मैंने कोविड के दौरान भी उसको लोगों की सेवा करते हुए देखा। जब भी किसी भी वक्त यदि उसकी जरूरत किसी को पड़ती है तो वो हाजिर हो जाता है। हालांकि अपने टाइम में वो भी गैंग चलाते थे। मैं आपसे बात कही ना अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि उस वक्त गैंगवार चलती थी। 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 40-45 साल पहले ये गैंगस्टर हुआ करते थे, गुंडों के ग्रुप हुआ करते थे, डकैतों की टोलियां हुआ करती थी, चोरों के ग्रुप हुआ करते थे। लेकिन आज नहीं है। बड़ी मुश्किल से जाकर तो वो चीजें खत्म हुई और आज फिर ये चीजें देश के अंदर पनप रही हैं, तो देश के लिए नुकसानदायक हैं, देश के लिए खतरनाक हैं। पप्पू यादव, मैं बता रहा था आपको कि पप्पू यादव अपने जमाने के बदमाश रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो जेल भी गए हैं, जेल भी काट कर आए हैं। उनके ऊपर भी हत्या के इल्जाम लगे थे, डकैती के इल्जाम लगे थे, गैंगवार के इल्जाम लगे थे। लेकिन पप्पू यादव ने अपने आप को संभाला, सुधारा। ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि किसी भी शैतान के अंदर आपको इंसान मिल सकता है और किसी भी इंसान के अंदर आपको शैतान मिल सकता है। ये जो गैंगस्टर होते हैं इनके अंदर भी दिल होता है। ये भी इंसानियत के बारे में सोच सकते हैं यदि हम इनको रास्ता बताएं। हम मतलब हमारे देश की सरकारें इनको रास्ता बताएं। लेकिन नहीं, हमें अपना काम सीधा करना है, अपने दुश्मनों को मरवाना है, अपने दुश्मनों को खत्म करना है। मैं पप्पू यादव को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उसने कहा है कि ऐसे ऐसे 2 टके के लोग जेल में बैठकर लोगों को मरवा रहे हैं। हमारे देश की सरकार, हमारे देश के लोग हिजड़े हैं क्या जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? पप्पू यादव ने आवाज उठाई है और मुझे लगता है कि देश के और लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। पप्पू यादव बहुत बढ़िया इंसान है। इस वक्त जो वो काम कर रहे हैं बहुत ही तारीफ के काबिल कर रहे हैं। 24 दिसंबर 1967 का इनका जन्म, मैं इनकी जन्म बताता हूं। 24 दिसंबर 1967 को बिहार मधेपुरा में हुआ। इनकी पत्नी का नाम रंजीता रंजन है, वो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की। इनके बेटे का नाम सार्थक रंजन है, वो क्रिकेटर हैं, दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। बेटी का नाम प्रकृति रंजन है। तो पूरा परिवार इनका पढ़ा लिखा है। आज के दौर में ये परिवार अच्छा परिवार है, देश के लोगों की सेवा करने में विश्वास कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जैसे लोग और निकल कर आएंगे और देश में बढ़ रहे इस गैंगवार को, हो रहे नुकसान को, गैंगवार से जो नुकसान देश के अंदर हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। और ये काम करेगी तो सरकार करेगी। सरकार चाहे तो आज 1 घंटे के अंदर
लॉरेंस बिश्नोई जैसे 1000 गुंडों को, 1000 गैंगस्टरों को 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि सरकार अब तो कोई फैसला ले, क्योंकि ये जहर है, फैल रहा है देश के अंदर। वो जब चाहेगा किसी को भी उठवा लेगा, किसी को भी मरवा देगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ी पावर तो जरूर बैठी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।